दिल्ली कैंट इलाके में बच्ची के साथ हुई कथित दरिंदगी और हत्या के मामले में बच्ची की मां का एक बयान इस केस को कमज़ोर कर सकता है। बच्ची की मां ने मजिस्ट्रेट के समक्ष यह बयान दिया था कि वाटर कूलर में आ रहे करंट से बच्ची की मौत हुई है। इस बयान के क्या मायने हैं और किस तरीके से अब नए केस को वह बयान कमज़ोर कर सकता है, इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दिव्यांशु पांडे। 164 में दर्ज किए गए बयान से अगर गवाह का बयान दूसरा आता है बाद में, तो गवाह की विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। जब केस ट्रायल में जाता है तो गवाह के बयानों में जो कंसिस्टेंसी होती है वही विश्वसनीयता लाती है। अगर माँ का बयान बिल्कुल भी अलग है तो तो उस गवाह की विश्वसनीयता पे सीधा सीधा प्रश्न है। 164 में दर्ज किए गए बयान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि वह बयान मैजिस्ट्रेट के आगे दर्ज किया जाता है। अब बहुत बहुत बार ऐसा भी होता है कि सारे तथ्य 164 के बयान में दर्ज नहीं किए जाते हैं, नहीं कर पाता गवाह, तो उस वजह से विश्वसनीयता पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर केस का नेचर बिल्कुल बदल जाए दूसरे बयान से, तब वह निश्चित रूप से कोर्ट की नज़र में वह गलत होता है। तो जहां तक इस केस में, पहले मां ने 164 के बयान में ये दर्ज कराया कि कूलर में करंट आता था और जिसकी वजह से बच्ची की मृत्यु हुई। अब 164 के बयान दर्ज होने के बाद फिर उसी दिन शाम को जब दूसरा बयान आया जिसमें यह कहा गया कि हत्या की गई है, वो भी दुष्कर्म के बाद की गई है, तो अगर यह बात अगर मां ने कहा तो यह बात बिल्कुल किसी तथ्य के आधार पर होना चाहिए। अगर यह बयान बिना किसी आधार के दिया गया है तो निश्चित रूप से यह केस पे बहुत ही प्रभाव डालता है और जो पहला बयान है वही ज्यादा मायने रखता है। पुलिस चाहे जितनी भी धाराएं जोड़ दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट में यह चीज बिल्कुल प्रूव होनी चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि यह घटना घटी है और अपराध हुआ है, भले ही कोई भी सेक्शन जोड़ दें आप। अब 164 के बयान में यह कहा गया कि कूलर में करंट आता था, बच्ची का पोस्टमार्टम हो नहीं सका, वो नहीं हुआ है, तो अब यह कैसे सिद्ध होगा, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बयान में भी अंतर है। पहले यह कहा गया कि कूलर के करंट से मृत्यु हुई, बाद में कहा गया हत्या की गई। तो यह कोर्ट सिर्फ एविडेंसेस को देखता है और एविडेंस के आधार पर ही निर्णय होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी भी धाराएं आप लगा दें इसमें। तो इसलिए 164 का जो बयान है वो मायने रखता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, 164 में दिए गए सारे बयान जरूरी नहीं है कि वो भी प्रूव हो जाएं, तो इसलिए यह देखना पड़ेगा कि ट्रायल में क्या होता है। लेकिन निश्चित रूप से जो दूसरा बयान है, इससे गलत प्रभाव तो बिल्कुल भी पड़ता है केस के ऊपर। किसी भी अपराधी को दोषी ठहराने के लिए ज़रूरी होता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूव किया जाए कि उसने वह अपराध किया है। अगर एक ज़रा भी संशय है तो अपराधी को सज़ा नहीं होती है हमारे कानून में, और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा ये जूरिस्प्रूडेंस यही रहा है कि 100 दोषियों को छोड़ा जा सकता है लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं दी जा सकती। पुलिस के सामने चुनौती ये होगी कि किस प्रकार से वो एविडेंस लाते हैं। पोस्टमार्टम हो नहीं सका, फॉरेंसिक जो एफएसएल रिपोर्ट आएगी उसमें क्या आएगा, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और गवाह है नहीं। तो इस पर यह देखना पड़ेगा कि ट्रायल में किस प्रकार, जब चार्जशीट फाइल होगी तब यह पता चलेगा कि पुलिस ने किस हद तक साक्ष्य जुटाए हैं, और अदालत हमारी बिल्कुल साक्ष्य के आधार पर ही कोई निर्णय लेती है, किसी के कहने पर नहीं लेती। कि जो पहला बयान है, पहले बयान को जेन्युइन माना जाएगा। अगर साक्ष्य नहीं मिलता है दूसरे बयान को प्रूव करने के लिए, तो पहला बयान ही जेन्युइन माना जाएगा। कोर्ट की नज़र में भी वही बयान होगा जो ज़्यादा मायना रखेगा, अगर हमारे पास साक्ष्य नहीं मिलते हैं मां के दूसरे बयान को प्रमाणित करने के लिए। ये सुना आपने अधिवक्ता दिव्यांशु पांडे को, जिन्होंने बताया कि बच्ची की मां ने इस मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया है। इस बयान में उन्होंने वाटर कूलर से करंट लगने की बात कही थी, जो पूरी तरीके से प्रमाणित मानी जाएगी। अब जिस तरीके के नए आरोप महिला द्वारा लगाए गए हैं, इस बाबत उन्हें साक्ष्य भी अदालत को दिखाने पड़ेंगे। उन्हें यह बताना पड़ेगा कि कौन से ऐसे तथ्य, साक्ष्य या चश्मदीद सामने आए हैं जिनकी वजह से उन्होंने यह नए आरोप लगाए हैं। अगर वह इसे नहीं साबित कर पाती हैं तो इन नए आरोपों को अदालत में जोड़ना बेहद ही मुश्किल होगा। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।